नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना। हमारे पास अहमदाबाद विमान त्रासदी एक दुर्घटना की कहानी शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ जानकारी है और हम उसी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो तथ्य मिले हैं उन्हें देखा जाए कि असल में क्या हुआ, क्यों हुआ और फौरी तौर पर इसके क्या नतीजे निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये घटना न सिर्फ विमानन सुरक्षा के लिहाज से मतलब एविएशन सेफ्टी के लिहाज से बहुत अहम है, बल्कि इसका जो मानवीय पहलू है वो कहीं ज़्यादा झकझोरने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इसका विश्लेषण करें। हाँ, तो सबसे पहले बुनियादी जानकारी। तारीख थी 12 जून 2025 और वक्त था दोपहर का करीब 1:39 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। काफी आधुनिक विमान माना जाता है ये। हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB बताया गया है और ये अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। और ये कोई छोटी मोटी फ्लाइट नहीं थी, ये एक भरी हुई इंटरनेशनल फ्लाइट थी। विमान में कुल 242 लोग थे। 242? हाँ, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और इसमें भी, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में होता है, कई देशों के नागरिक थे। जो जानकारी है उसके मुताबिक 169 भारतीय थे। अच्छा। 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। तो ये दिखाता है कि इस हादसे का असर कितना फैला हुआ था, कई देशों तक। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं उस घटनाक्रम पर जो बहुत ही तेजी से हुआ। विमान ने अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी। सब सामान्य लग रहा होगा उस वक्त। हाँ, शुरू में तो। लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद, जब विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर था, सोचिए, बस 625 फीट। बहुत ही कम ऊंचाई है ये टेक ऑफ के हिसाब से। कॉल के लगभग फौरन बाद ही विमान पर से नियंत्रण मतलब कंट्रोल पूरी तरह चला गया। और फिर जो हुआ वो और भी भयानक था। विमान सीधा नीचे आया और पास में ही बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसकी इमारत पर जा गिरा। ओह! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दस्तावेज बताते हैं कि तुरंत ही विमान और इमारत में दोनों जगह भीषण आग लग गई। चारों तरफ तबाही का मंजर था। और जमीन पर किसी बिल्डिंग से टकराना तो हादसे को और भी ज्यादा विनाशकारी बना देता है। निश्चित रूप से। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए वो वाकई दिल कंपा देने वाले हैं। विमान में जो 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। लगभग सभी लोग। हाँ, लगभग सभी। और जैसा आपने कहा, त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि विमान जमीन पर गिरा था एक आबादी वाले इलाके में। जी। ये अब जानकारी ये बता दी है कि जमीन पर मौजूद 19 और लोगों की इस हादसे में जान चली गई और 67 लोग घायल भी हुए। दस्तावेज में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी मृतकों में बताया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो विमान में थे या जमीन पर थे उस वक्त, पर उनका नाम पीड़ितों में शामिल है। ये वाकई एक बहुस्तरीय त्रासदी थी। हवा में तो नुकसान हुआ ही, जमीन पर भी जाने गईं। और एक और बहुत दुखद बात सामने आती है कि जमीन पर जो लोग मरे गए उनमें 5 मेडिकल छात्र भी थे। बताया गया है कि वो उस वक्त हॉस्टल में दोपहर का खाना खा रहे थे। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक हादसा उन लोगों की भी जान ले लेता है जिनका उस उड़ान से कोई सीधा वास्ता नहीं था। ये त्रासदी की अप्रत्याशित पहुंच है। इस पूरी तबाही और निराशा के बीच एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है जो दस्तावेज में दर्ज है। हाँ, वो इकलौते बचने वाले यात्री की कहानी। बिल्कुल। विमान में सवार एक यात्री जीवित बच गया, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक। जानकारी के मुताबिक वो इमरजेंसी एग्जिट रो में बैठे थे और उन्होंने बाद में बताया कि वो खुद ही विमान से बाहर निकल पाए। ये बात वाकई हैरान करती है। हाँ, ये असाधारण है। मतलब ऐसी भीषण टक्कर, आग, उसमें किसी का बच निकलना, इमरजेंसी एग्जिट रो में होना शायद एक बड़ा फैक्टर रहा हो सकता है। हाँ, यह टक्कर का असर उस हिस्से पर शायद कुछ अलग तरह से हुआ हो, या फिर उनकी खुद की फुर्ती। जो भी हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे हादसों में जीवित बचना अत्यंत दुर्लभ होता है। उनका बचना न सिर्फ एक चमत्कार है, बल्कि शायद जांच के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हादसे के बाद की स्थिति और जो प्रतिक्रिया हुई। दस्तावेज बताते हैं कि फौरन ही एक बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। जी, जो कि स्वाभाविक है। इमरजेंसी सर्विसेज, NDRF की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सब तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे।
ये भी बताया गया है कि रात होने तक बचाव स्थल का ज्यादातर हिस्सा साफ कर दिया गया था। ये दिखाता है कि कार्रवाई काफी तेज थी। हाँ, इतने बड़े हादसे के बाद ये तेजी जरूरी भी होती है और घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकारी प्रतिक्रिया भी बहुत उच्च स्तर पर थी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। अच्छा। उनका वहां जाना, घायलों और पीड़ित परिवारों से मिलना, बचाव और जांच कार्यों की समीक्षा करना, ये सब दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया गया एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर। हाँ, और साथ ही पीड़ित परिवारों को कुछ फौरी राहत देने के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान हुआ। जी। दस्तावेज में लिखा है कि एयर इंडिया ने प्रति मृतक 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा समूह, उन्होंने प्रति मृतक 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मुआवजे के अलावा रेगुलेटरी लेवल पर भी कदम उठाए गए जो ऐसे हादसों के बाद जरूरी होते हैं। जैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान थे, उन सब की सुरक्षा जांच को और कड़ा करने का आदेश दिया। अच्छा, यानी सारे ड्रीमलाइनर्स की जांच। हाँ, इसका मकसद यही होता है कि अगर विमान के डिजाइन में या किसी खास सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उसका पता चल सके और भविष्य में ऐसा कुछ न हो। ये लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी कदम है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सबसे बड़े और मुश्किल सवाल पर जिसने सबको उलझा रखा है कि आखिर ये हुआ कैसे, विमान गिरा क्यों? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, उसकी शुरुआती रिपोर्ट, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने लाती हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों इंजनों को जो फ्यूल सप्लाई करने वाले लीवर होते हैं, थ्रस्ट लीवर्स। हाँ, थ्रस्ट लीवर, वो किसी वजह से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों इंजनों के एक साथ? हाँ, एक साथ। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। और नतीजा, दोनों इंजनों ने पावर देना बंद कर दिया। विमान के पास न ऊंचाई बची न गति, और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रिपोर्ट कहती है सिर्फ 32 सेकंड में। सिर्फ 32 सेकंड? हाँ, सिर्फ 32 सेकंड में विमान हवा से जमीन पर आ गया। लेकिन सवाल वही है, ये लीवर अपनी जगह से हिले कैसे? क्या ये अपने आप हुआ, कोई तकनीकी खराबी? और यहीं पर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से मिली जानकारी को देखते हैं। हाँ, CVR में क्या मिला? दस्तावेज बताते हैं कि CVR में पायलटों के बीच की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जो बहुत अहम है। एक पायलट दूसरे से पूछता है, क्यों कट? क्यों कट? यानी फ्यूल सप्लाई क्यों बंद हुई? हाँ। और इस पर दूसरे पायलट का जवाब आता है, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया? जी, ये छोटा सा संवाद है, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि पायलटों ने जानबूझकर या गलती से फ्यूल सप्लाई बंद नहीं की। तो फिर क्या हुआ? क्या कोई अचानक आई तकनीकी खराबी थी, सिस्टम फेल हो गया, या कुछ और? इस स्थिति पर एक पूर्व वायुसेना प्रमुख की टिप्पणी का भी जिक्र है दस्तावेज में। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि उड़ान के दौरान, खासकर टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, दोनों इंजनों का एक साथ पावर खो देना, ये बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक स्थिति है। एक्सट्रीमली रेयर। सही बात है। उन्होंने कुछ संभावित तकनीकी कारण गिनाए, जैसे फ्यूल में कोई मिलावट हो सकती है, विमान के कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच हो सकता है, या फिर इंजन का जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कोई खराबी आ सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी साजिश या तोड़फोड़ की आशंका लगभग ना के बराबर है। हाँ, आमतौर पर जांचकर्ता पहले तकनीकी कारणों पर ही फोकस करते हैं और अब जांच और गहराई में जा रही है। दस्तावेज के अनुसार जांचकर्ताओं का ध्यान अब खास तौर पर विमान के दाहिने इंजन पर है। दाहिने इंजन पर क्यों? क्योंकि यहाँ एक दिलचस्प बात पता चली है। ये पता चला है कि यही दाहिना इंजन दुर्घटना से कुछ ही महीने पहले मार्च 2025 में बदला गया था। ओह, इंजन बदला गया था? हाँ, तो अब जांच इस बात पर केंद्रित हो गई है कि क्या इस बदले हुए इंजन का या उसे बदलने की प्रक्रिया का इस दुर्घटना से कोई सीधा संबंध था। ये तो बहुत अहम जानकारी है। बिल्कुल। क्या इंजन लगाने में कोई चूक हुई थी या उस नए इंजन में ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? ये सारे सवाल अब जांच के केंद्र में हैं। ये दुर्घटना कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि दस्तावेज भी इशारा कर रहे हैं। पहला तो यही कि ये आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना थी। हाँ, पहली फेटल एक्सीडेंट जब से ये विमान कमर्शियल सर्विस में आया है।
इस विमान को इसकी टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी फीचर्स के लिए काफी जाना जाता है। बिल्कुल। तो इस पर हुआ हादसा इन दावों पर सवाल खड़े करता है। सही कहा। और भारत के विमानन इतिहास के लिहाज से भी देखें तो ये सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक बन गई है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ विमान में सवार लोग ही नहीं मारे गए। हाँ, जमीन पर मौजूद लोग भी। हाँ, जमीन पर मौजूद निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इस तरह की दोहरी त्रासदी इसे और भी ज्यादा विनाशकारी बना देती है। इस हादसे ने जाहिर है कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का तेज किया है। जैसा कि हमें जानकारी से पता चल रहा है, एक बहुत गहन जांच चल रही है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक सहारा देने की कोशिशें हो रही हैं। विमानन सुरक्षा के जो मौजूदा मानक हैं, उनकी नए सिरे से समीक्षा हो रही है। और भविष्य में ऐसे हादसों को टालने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। तो आज हमने अहमदाबाद विमान त्रासदी, एक दुर्घटना की कहानी, दस्तावेज के अंशों के आधार पर इस दुखद घटना से जुड़े तथ्यों को देखा, उसके घटनाक्रम को समझा, मानवीय पीड़ा को महसूस किया और शुरुआती जांच के कुछ अहम पहलुओं पर बात की। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और दिल दुखाने वाली घटना है और ये हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। आधुनिक तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं, सुरक्षा प्रणालियों में भी चुनौतियां आ सकती हैं और कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित मानवीय त्रासदियां हो जाती हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। जांच अभी भी जारी है और उम्मीद यही है कि भविष्य में इसके पीछे के जो असली कारण हैं उनका खुलासा होगा। हाँ, ताकि जरूरी सबक सीखे जा सकें और विमानन को और सुरक्षित बनाया जा सके। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस पे हम सुरक्षा के लिए इतना भरोसा करते हैं, वो इस तरह अचानक नाकाम हो जाती है, तो ये हमें उन जटिल सिस्टम्स की असल प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? उनमें हमेशा जो एक अनदेखा जोखिम छुपा होता है, उसके बारे में क्या बताता है? क्या पूरी तरह से जोखिम मुक्त उड़ान जैसी कोई चीज़ कभी हासिल हो सकती है, या हमें हमेशा तकनीक पर भरोसे और जो अनिश्चितता उसमें निहित है, उसके बीच एक संतुलन बनाकर ही चलना होगा?